हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वीटी एंड वेलकम टू लर्निंग विदाउट बर्डन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 16 दिसंबर के पेपर 1 का आया हुआ सीडीपी का कुछ क्वेश्चंस। तो ठीक है, आइए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is correct about the process of development of an individual? It is unidimensional। यूनिडायमेंशनल नहीं होता है, ये क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल होता है। ठीक है, क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल। इट इज इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय हेरिडिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ये सिर्फ हेरिडिटी से इन्फ्लुएंस नहीं होता है, ये हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, देयर इज कल्चरल डाइवर्सिटी इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, यही इसका करेक्ट आंसर है। डेवलपमेंट इज ओनली बेस्ड ऑन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ओनली इन्वायरमेंट नहीं होगा, इन्वायरमेंट और हेरिडिटी होगा। ठीक है, हिंदी में भी करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? विकास एक दिशीय नहीं होती, हर दिशा में होता है। यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित है, केवल आनुवंशिकता नहीं, आनुवंशिकता और पर्यावरण। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती है, ये बिल्कुल सही बात है। और विकास केवल वातावरणीय कारकों से होता है, यह एक गलत बात है। यह केवल वातावरणीय कारक नहीं, वातावरण और पर्यावरण दोनों। ठीक है, वातावरण और क्या कहते हैं उसको, आनुवांशिकता दोनों। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज एन एग्जांपल ऑफ इनहेंसिंग क्रिटिकल थिंकिंग? मतलब इन क्रिटिकल थिंकिंग को इनहेंस करने के लिए कौन सा क्वेश्चन पूछना चाहिए? तो क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है? क्रिटिकल थिंकिंग होता है जब बच्चा हर तरफ से सोचता है, किसी भी चीज को हर तरह से बच्चा सोचता है तो उसको क्रिटिकल थिंकिंग उससे उसका बढ़ता है। ठीक है, जब बच्चा हर तरफ से, चारों तरफ से सोचता है। और जो फैक्चुअल क्वेश्चन होता है जिसमें टू द पॉइंट अब उसका आंसर हो जाता है, जैसे दिल्ली, इंडिया की राजधानी कहाँ है? तो दिल्ली। तो ये एक वर्ड में उसका जो आंसर है वो उसने दे दिया, तो इसमें उसकी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं बढ़ती है। ठीक है, मेमोराइज एंड रिसाइट द गिवन पोएम, अगर गिवन पोएम को रिसाइट कर लेगा, मेमोराइज कर लेगा, याद कर लेगा, तो इससे क्रिटिकल थिंकिंग नहीं बढ़ेगी। राइट टेबल्स फ्रॉम 2 to 10, टेबल को भी सिर्फ रटना है, इससे क्रिटिकल थिंकिंग नहीं बढ़ेगी। नेम 10 स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये भी बस याद कर लेगा, इससे भी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं बढ़ेगी। ठीक है, फाइंड आउट व्हाट पीपल लिविंग अराउंड कोस्टल एरियाज यूजुअली ईट एंड व्हाई। जो लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं वो क्या खाते हैं तो ठीक है, लेकिन क्यों, क्यों से जो है, जब क्यों का वो जवाब सोचेगा तो उसका क्या होगा? क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगा। ठीक है, क्यों वाले प्रश्न का जवाब देने में बच्चे का क्या होता है? क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ता है, क्योंकि वो उसमें अपना दिमाग लगाता है, हर तरह से सोचता है। निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ाने का उदाहरण है? तो पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं और क्यों। ठीक है, आप बाकी के ऑप्शंस भी वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। ए स्टेज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लिसिटली, एक्सप्लिसिटली मतलब क्या होता है? एकदम स्पष्ट तौर पर। और इम्प्लिसिटली मतलब क्या होता है? इम्प्लिसिटली मतलब होता है कि एकदम क्लियर कट नहीं, उसके अंदर कोई बात छुपी हुई हो। ठीक है, जब किसी चीज में निहित, इम्प्लिसिटी मतलब होता है निहित, जैसे किसी के अंदर कोई बात छुपी हुई हो। और एक्सप्लिसिटली मतलब क्या होता है? एकदम स्पष्ट रूप से, एकदम क्लियर कट। ठीक है, emphasizes which of the following principles, तो कह रहा है कि जो स्टेज थ्योरी का डेवलपमेंट जो देता है वो किस बात पर जोर देता है? तो स्टेज थ्योरी का मतलब क्या हुआ? स्टेज थ्योरी मतलब हुआ, जैसे कि पियाजे ने डेवलपमेंट को क्या कहा? स्टेज में होता है, सेंसरी मोटर, फिर प्री ऑपरेशनल, फिर कंक्रीट ऑपरेशनल, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल। मतलब कि 4 स्टेज में हुआ पियाजे के अनुसार। 0 से 2 साल, फिर 2 से 7 साल, फिर 7 से 11 साल, और फिर 11 साल से अब तो क्या हुआ? स्टेज में हुआ। अब जैसे एरिक एरिक्सन, एरिक एरिक्सन क्या कहते हैं? एरिक एरिक्सन कहते हैं कि डेवलपमेंट स्टेज में होता है, और एरिक एरिक्सन ने 8 स्टेज बताया है। ठीक है, तो जो स्टेज थ्योरी को मानते हैं वो क्या, वो किस पर जोर देते हैं? वो डिसकंटिन्यूटी पर जोर देते हैं, डिसकंटिन्यूटी। जबकि वास्तव में इसी के लिए जो स्टेज थ्योरी को मानते हैं उनकी इसलिए आलोचना भी की जाती है कि वो
डेवलपमेंट को कंटिन्यू प्रोसेस नहीं मानते हैं, जबकि डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट हमारा एक कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है। जैसे कि बायोगॉस्की स्टेज में नहीं मानते, बायोगॉस्की कहते हैं कि कल्चर का बहुत बड़ा रोल होता है, कल्चर का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, बच्चे को आप ट्रेनिंग दे करके बहुत कुछ सिखा सकते हैं। लेकिन पियाजे क्या कहते हैं कि नहीं, जब तक उम्र नहीं आएगी तब तक आप बच्चे को नहीं सिखा सकते, इतने उम्र में ही बच्चा ये चीज सीख सकता है। तो जो भी आदमी स्टेज थ्योरी को मानता है वो कंटिन्यूटी को उतना जोर नहीं देता, वो डिसकंटिन्यूटी में कहा ना, 0 से 2 साल में ये कर पाएगा, 2 से 7 साल में ये कर पाएगा, 7 से 11, कंटिन्यू तो वो नहीं माना, तो वो किस पे जोर दिया, डिसकंटिन्यूटी पे। ठीक है, समझ, होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है। चरणीय सिद्धांत जो चरण में देता है, स्टेज में देता है, जैसे कि पियाजे और एरिक एरिक्सन, तो वो किस पे जोर देता है, वो विकास की अनिरंतरता पे जोर देता है। ठीक है, जबकि ऐसे क्या कहा जाता है कि विकास जो है वो निरंतर प्रक्रिया है। Children's engagement with learning in schools is influenced by which of the following factors? किस चीज से जो है लर्निंग बच्चे का इन्फ्लुएंस्ड होगा, प्रभावित होगा। ठीक है, सोशलाइजेशन बाय द फैमिली, सही बात है, फैमिली में उसका किस तरह से सोशलाइजेशन होता है। पीयर रिलेशन, पीयर के साथ उसका कैसा रिलेशन है। कल्चरल वैल्यूज, कैसे कल्चर में वो रह रहा है, किस तरह का उसका कल्चरल वैल्यूज है। सेल्फ स्टीम ऑफ द चिल्ड्रन, और बच्चे का खुद का आत्मसम्मान। तो ये तो चारों ही चीजें हो रही है इसमें, तो ये इसमें चारों ही चीजें हो रही है। ठीक है, चारों ही चीजें हो रही है। निम्न में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है। पारिवारिक समाजीकरण, परिवार में उसका कैसा समाजीकरण हो रहा है, मतलब उसके परिवार के लोगों के साथ उसका कैसा रिलेशन है, इससे उसका लर्निंग प्रभावित होगा। पीयर के साथ संबंध, सांस्कृतिक मूल्य, बच्चों का आत्मसम्मान, चारों चीज जो है उसके लर्निंग को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, चिल्ड्रन इन प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज कहां से कहां तक होता है, 2 से 7 साल। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आर एबल टू डू, प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो है बच्चा क्या कर सकता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा क्या कर सकता है, तो मेक बिलीव प्ले। मेक बिलीव प्ले क्या होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में कहते हैं वो जो खेलता है ना, इसको क्या कहते हैं, वो तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम पेशेंट बन जाओ, मैं डॉक्टर बन जाता हूँ, तो मैं तुम्हारा इलाज करूंगा, या तुम चोर बन जाओ, मैं पुलिस बन जाता हूँ, दोनों मिलके चोर पुलिस खेलेंगे, मैं तुमको पकड़ूंगा। यही सब जो खेल होता है बच्चे का, इसी को कहते हैं मेक बिलीव प्ले। ठीक है, तो ये किस एज में होता है, ये प्री ऑपरेशनल एज में होता है, जो 2 से 7 वर्ष का होता है। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे क्या करते हैं, प्रतीकात्मक खेल खेलते हैं, सिंबॉलिक प्ले भी, इसको सिंबॉलिक गेम भी कहते हैं। ठीक है, और मेक बिलीव प्ले भी कहते हैं। ठीक है, ये 2 से 7 साल का होता है। ए यंग चाइल्ड can engage in symbolic play but cannot as yet take perspective of another। symbolic play वो खेल रहा है, सिंबॉलिक प्ले वो खेल रहा है, जस्ट पहले वाले क्वेश्चन को ही उल्टा के पूछ दिया। जब वो सिंबॉलिक प्ले खेल रहा है, आगे का चीज हम नहीं भी पढ़ेंगे तो अभी हमको पता चल जाएगा कि सिंबॉलिक प्ले किस में खेलता है, सिंबॉलिक प्ले प्री ऑपरेशनल में खेलता है। ठीक है, ए यंग चाइल्ड कैन एंगेज इन सिंबॉलिक प्ले बट कैन नॉट एज yet टेक पर्सपेक्टिव ऑफ अनदर पर्सन, वो दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाता है। एंड बिकम्स इजिली अपसेट बाय इवेंट्स ही सी कैन नॉट कंट्रोल, और अगर किसी इवेंट को वो कंट्रोल नहीं कर पाता है तो वो तुरंत अपसेट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस गिवन बाय जीन पियाजे अप्लाइज टू द चिल्ड्रन। पहली बात को तो जब वो सिंबॉलिक प्ले खेल रहा है तो इसी से प्री ऑपरेशनल हो गया, और प्री ऑपरेशनल का एक और खासियत क्या होता है कि वो दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाता है, वो इगोसेंट्रिक होता है। ठीक है, इगोसेंट्रिक, वो सिर्फ अपना ही पर्सपेक्टिव सोचता है, वो जिस तरह से दुनिया को देखता है उसको दुनिया वैसा ही लगता है, वो दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं सोच सकता। ये प्री ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे का गुण होता है जीन पियाजे के अनुसार। ठीक है, एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है, पर अभी दूसरे के व्यक्ति
दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती और वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जीन पियाजे द्वारा सुझाए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है? तो ये पूर्व संक्रियात्मक है, ठीक है। वो सिंबॉलिक प्ले खेलेगी और दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाएगी प्री ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 7th नंबर क्वेश्चन। 7th, the Kohlberg's model of moral development has which of the following characteristics? Stages of moral development are universal in nature. कोरल डेवलप ये कोहलबर्ग कोहलबर्ग जो है, कोहलबर्ग ने क्या कहा है कि डेवलपमेंट जो है वो स्टेज में होता है और उसका स्टेज जो है वो यूनिवर्सल है नेचर में। कि 3 लेवल बताया, 3 लेवल के दो स्टेज, 6 स्टेज स्टेज में बताया है डेवलपमेंट को। और इन्होंने कहा है कि पूरे ही दुनिया में यही इसका रहता है क्रम, कोई इन्होंने कल्चर को प्रभाव नहीं दिया है। इसी कारण से कोहलबर्ग की आलोचना भी होती है कि इन्होंने कल्चर को ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना। इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में यूनिवर्सल मतलब पूरी दुनिया में एक जैसा ही होता है, इसी कारण से इनकी आलोचना भी होती है। और यही इनके थ्योरी में कहा भी गया है कि डेवलपमेंट जो है मतलब फर्स्ट स्टेज का जो बच्चा है वो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट के स्टेज में होगा, चाहे वो अमेरिका का बच्चा हो चाहे वो इंडिया का बच्चा हो। जबकि इसका आलोचना इसलिए होता है कि हर कल्चर के बच्चा का अलग मॉरलिटी होता है, ठीक है। कल्चर का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चा के मॉरल डेवलपमेंट में, और कोहलबर्ग ने कल्चर को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो यही इसका आंसर है। देयर इज कंटिन्यूटी इन डेवलपमेंट। जो स्टेज में मानता है वो कंटिन्यूटी वाले प्रोसेस को तो मानता ही नहीं है, वो तो स्टेज में मान लेता है। मॉरल डेवलपमेंट इज नॉट एन ऑर्डरली प्रोसेस। इन्होंने तो ऑर्डरली माना है, ठीक है, क्रम में माना है। मॉरल डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट प्राइमरी कल्चर। कल्चर को तो वैल्यू दिया ही नहीं है, यही तो इसीलिए तो इनकी आलोचना होती है कि इन्होंने कल्चर को वैल्यू नहीं दिया। तो मॉरल डेवलपमेंट क्या है कोहलबर्ग का कि इनका कहना है कि पूरे विश्व में एक जैसा ही होता है ये, ठीक है। निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है? तो नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक मतलब पूरी दुनिया में एक जैसा। निरंतरता होती है, जो स्टेज में देते हैं वो निरंतरता को नहीं मानते हैं, वो डेवलपमेंट को स्टेज में बांट देते हैं। क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, संपूर्ण रूप से इन्होंने वातावरण को वैल्यू ही नहीं दिया। नैतिक विकास मुख्यतः इन्होंने कहा है कि इस लेवल का बच्चा ऐसा, इस स्टेज का बच्चा ऐसा, इस स्टेज का बच्चा ऐसा। मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर, सांस्कृतिक मूल्यों को इन्होंने महत्व नहीं दिया, ठीक है, जिसके कारण इनकी आलोचना भी होती है, ठीक है। According to Lev Vygotsky, the zone of proximal development should be used for, zone of proximal development क्या होता है? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है कि वह क्षेत्र, वह जोन जो आप किसी के सपोर्ट से अचीव कर ले। और वो सपोर्ट देने वाला कौन होता है? वो सपोर्ट देने वाला था मोर नॉलेजेबल पर्सन, MKO। मान लीजिए कि आप यहाँ तक अपने से खुद से आ सकते थे, सीटेट में 90 नंबर ला सकते थे, और मेरे हेल्प से जो है आप यहाँ पे 130 नंबर लेकर आते हैं। तो ये जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को क्या कहते हैं? ZPD। तो कह रहा है कि ZPD जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है? सपोर्ट किसके लिए यूज होगा? केवल टीचिंग के लिए क्यों होगा? केवल असेसमेंट के लिए क्यों होगा? बताइए। टीचिंग और असेसमेंट दोनों के लिए होगा। सपोर्ट मान के चलिए कि सपोर्ट, स्कैप होल्डिंग को सपोर्ट मान के चलिए। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट सपोर्ट किसके लिए यूज होगा? टीचिंग असेसमेंट दोनों के लिए यूज होगा, है ना। लेब वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? अध्यापन और मूल्यांकन दोनों के लिए। केवल अध्यापन और केवल मूल्यांकन के लिए क्यों? दोनों के लिए होना चाहिए, ठीक है। A teacher gives a half done example to child while teaching a particular concept. According to Lev Vygotsky, which of the following strategies is the teacher using? वो हाफ डन प्रॉब्लम अगर दे रहा है और कह रहा है कि अब तुम करो, तो इसी को क्या कहते हैं? स्कैप होल्डिंग कहते हैं। जैसे कि बच्चा अगर कहीं पर नहीं समझ पा रहा है तो वहां पे एक दो चीज टीचर बता देता है, या कोई क्वेश्चन उसको नहीं समझ में आ रहा है तो उसमें थोड़ा बहुत वो कर देता है, थोड़ा बहुत हिंट्स दे देता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्कैप होल्डिंग, ठीक है।
एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? तो यह है पाड़, यानी कि स्कैफोल्डिंग। द क्लासरूम एनवायरनमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव क्लासरूम विल नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड, नॉट पूछ रहा है, ठीक है, क्या एटीट्यूड नहीं होना चाहिए? इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन डिसीजन मेकिंग, ये बिल्कुल सही बात है, चिल्ड्रन का तो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। क्रिएशन ऑफ ए फियर फ्री लर्निंग, ये भी बिल्कुल सही बात है, फियर फ्री लर्निंग का एकदम माहौल रखना चाहिए, बच्चे डर के नहीं, एकदम डर बिना डर के निडर होके सीखे। एसेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ लर्नर्स, इंडिविजुअल डिफरेंस को तो महत्व देना ही चाहिए, हर बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रख कर ही असेसमेंट करना चाहिए। मेंटेनिंग एक्सटर्नल डिसिप्लिन बाय टीचर, ये एक गलत बात है, निगेटिव बात है, और नॉट पूछा है कि एक्सटर्नल डिसिप्लिन, एक्सटर्नल डिसिप्लिन मतलब होता है कि डंडे का डर दिखा के, डरा धमका के उसको जो है मेंटेन करिए डिसिप्लिन को, नहीं, आप बच्चे को पढ़ाइए, बच्चे को इंगेज करिए, बच्चे को इन्वॉल्व करिए, बच्चे को मजा आएगा और बच्चा खुद ही डिसिप्लिन में रहेगा, एक्सटर्नल डिसिप्लिन में आप नहीं रखिए, ठीक है। हिंदी में देखिए, इंग्लिश में क्वेश्चन में नहीं था, इसमें नहीं नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है? तो इसमें निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता ये भी है, भयमुक्त अधिगम वातावरण की संरचना ये भी है, और ये विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना ये भी है, बाह्य अनुशासन नहीं है, ठीक है। तो होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।